चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बैंड थियरी के बारे में। ये बैंड थियरी क्या होता है, तो ठीक है, बैंड थियरी जानने से पहले आपको एक चीज जानना और बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, चलिए पहले इसे समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या है? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन linearly form molecular orbital। मतलब ये कि अगर हो क्या यहाँ पर कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपके लिनियरली कंबाइन कर जाएंगे, तो ऐसे में जो ऑर्बिटल आपके फॉर्म होते हैं उसी को आप कहते क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल फॉर्म कर जाते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे यहाँ पर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि हम किसी एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है, तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना कैसे होगा? जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अब दो हाइड्रोजन कैसे कंबाइन होंगे? इनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से क्या होगा? यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनेगा। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर हम बना लेते हैं 1s1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका दिखा दिया गया। ये फर्स्ट हाइड्रोजन। सेकेंड हाइड्रोजन भी ऐसे ही दिखा देते हैं। यहाँ पर 1s1 उसके पास भी होगा ऑर्बिटल, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड वाला हाइड्रोजन। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने से क्या होते हैं कि इनके ऑर्बिटल क्या होते हैं? कंबाइन कर जाते हैं। जब दो हाइड्रोजन काफी क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो ऐसे में ये आपके ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन करने से रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपके पास दो ऑर्बिटल बनकर आएंगे। तो जो पहला ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी जो होगी इनसे कुछ कम होती है। तो यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं, ये आपका ऊपर जैसे जैसे आप चलेंगे ये एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये आपका एनर्जी के लिए दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका एनर्जी के लिए दिखाया गया है। तो ऊपर चलने पर एनर्जी बढ़ेगी, तो इन ऑर्बिटलों के नीचे जो ऑर्बिटल मिलेगा उससे कहेंगे कि लो एनर्जी रखेगा। ठीक है, और एक ऑर्बिटल ऊपर भी मिलेगा जो कि इनके कंपेयर में हाई एनर्जी रखेगा। तो अब इस तरह से जो लो एनर्जी रखता है ऑर्बिटल, उससे आप यहाँ पर कहते हैं BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल को। ठीक, और सेकंड जो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा उसे आप कहेंगे ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सभी के साथ ऐसा होता है। मतलब कोई भी आपके मॉलिक्यूल बनते हैं तो मॉलिक्यूल बनते समय उसमें क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और रिजल्ट क्या मिलेगा? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलते हैं। ठीक है, यही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन ये देखिए कि एक ये और एक ये, दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल के मिलकर हुए हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कुल मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें दो इलेक्ट्रॉनों को आप करेंगे कैसे? फिल करेंगे जैसे पहले करते थे। पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को फिल करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचा तो हायर एनर्जी में जाएंगे। अब दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों का मिलाकर है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल किया गया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? अगर मान लेते कि ये और इसके पास इलेक्ट्रॉन होता तब एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर फिल होता, बट ऐसा है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर होता क्या है? BMO और ABMO दो टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। अब कोई भी आप यहाँ पर जो है कि मॉलिक्यूल लेंगे उसमें इसी टाइप से क्या होता है? ABMO और BMO टाइप के ऑर्बिटल
बनते हैं। अब इनका नाम क्या होता है, नाम भी समझ लेते हैं। ये देखिए कि ये आपके सिग्मा बॉन्ड वाले जो होते हैं इनमें सिग्मा 1s कहा जाता है बीएमओ को, और एबीएमओ को क्या नाम दिया जाता है, सिग्मा स्टार 1s। मतलब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा ऊपर वाले में एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक हाइड्रोजन के लिए दिखाया गया। अब एनर्जी को आप इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ कि मतलब कुछ एनर्जी डिफरेंस इनके बीच मिलता है। तो इस तरह से दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और एक बीएमओ और सेकेंड एबीएमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे भी किसी एक को एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि वहाँ पर कैसे ये आपके एबीएमओ और बीएमओ वाले ऑर्बिटल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें दूसरा कोई एग्जाम्पल लेकर। मान लेते हैं हम ऑक्सीजन मान लेते हैं, ठीक है, या नाइट्रोजन को पहले ले लेते हैं। नाइट्रोजन जो होगा उसे देख लेते हैं कि नाइट्रोजन में किस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं, तो इससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिल जाएगी इसके बारे में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो बनता है आपको पता है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे इस तरह से एनर्जी लेवल बनाइए और उससे समझिए। यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पर दिखा लीजिए, यहाँ पर एनर्जी सबसे कम इसकी है, सबसे नीचे इसको दिखाइए, ये आपका 1s1, ठीक, सॉरी 2, एक नाइट्रोजन यहाँ पर दिखा लेते हैं। अब इसके बाद 2s2, ठीक, इसके ऊपर 2s2। अब इसके बाद थर्ड यहाँ पर 2p3, ये आपका थर्ड वाला ऑर्बिटल। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भी फिल कर लेते हैं, ठीक, इस तरह से ये हो गया। अब सेकेंड नाइट्रोजन को यहाँ पर हम दिखा लेते हैं, उसमें भी वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो अब यहाँ पर भी हम दिखा लेते हैं इसको, ये आपका 1s1, उसके बाद एक 2s2, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, और लास्ट में कौन आएगा, 2p3, जिसके पास 3 ऑर्बिटल है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन आप फिल कर लीजिए। अब इस तरह से ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है दो नाइट्रोजन के। अब दो नाइट्रोजन जब कम क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो क्लोज आने से क्या होगा उससे कि ये जो आपके ऑर्बिटल है ये कंबाइन कर जाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर जाएगा। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म करेगा। इनके मिलने से जैसा हाइड्रोजन में बना था 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर भी बन जाएगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पर बीएमओ का और सेकेंड एबीएमओ का। ये बीएमओ का होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल होगा देखिए, यहाँ पर आपका 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन ये फिल हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है, इसमें भी आपके 2s2 अगर मिक्स कर जाएंगे तो मिक्सिंग से क्या होगा, 2 ऑर्बिटल फॉर्म कर जाएगा। अब 2 ऑर्बिटल फॉर्म कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपके इस तरह से 2 ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए गए, क्योंकि 2 2 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आपके टोटल मिलाकर 4 होने चाहिए। अब बचा ये वाला, तो यहाँ 3 3 6, या आपके पास कितने हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल है। तो मतलब यहाँ पर 3 बीएमओ के ऑर्बिटल और 3 एबीएमओ के ऑर्बिटल बनने चाहिए। ये ध्यान दीजिए, ये बीएमओ, ये वाला एबीएमओ, फिर ये क्या होगा, ये वाला बीएमओ और ये वाला क्या बनेगा, एबीएमओ, ठीक है। वैसे यहाँ पर तो इसमें क्या होता है कि पहले सिग्मा वाले ऑर्बिटल बनते हैं। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो इसमें एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें ध्यान दीजिए कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो वैसे ये जब ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो उनका रिजल्ट भी वही होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर सिग्मा और पाई 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। तो इसमें देखिए जो बॉन्ड बनते हैं बीएमओ के 1 सिग्मा और 2 पाई बनते हैं, ठीक है, 2 पाई को बना लीजिए जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, और एबीएमओ के भी 2 पाई और 2 सिग्मा बनते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है, ठीक है, पाई वाले की वो कम होती है सिग्मा वाले से। तो ये देखिए नाम यहाँ पर दे देते हैं, ये वाला आपका सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s,
ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। अब ये देखिए सिग्मा पी एक्स, तो ये क्या होगा पाई पी वाई और पाई पी जेड, दो ऑर्बिटल है आपके पास, पाई पी वाई पाई पी जेड, ठीक है। यहाँ पर पाई पी वाई एंड पाई पी जेड। वैसे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये एक आपका पाई स्टार पी वाई जिसकी इक्वल एनर्जी पाई स्टार पी जेड की होगी, और लास्ट ऊपर वाला जो है ये सिग्मा स्टार पी एक्स ये होगा। तो अब इस टाइप से ऑर्बिटल आपके बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। इन्हें दिखा दीजिए इस तरह से, ये आपके जो ऑर्बिटल बने हुए हैं, ठीक। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दीजिए। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो आपके बने हुए हैं सारे सारे क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब बात हम करेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। उसके पहले एक चीज और जान जाते हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं जो सिग्मा पी एक्स के बाद पाई पी वाई और पाई पी जेड है, ये सभी के लिए यहाँ पर एनर्जी सेम नहीं होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 16 और ग्रेटर देन और मोर देन 16, अगर ऐसा होता है 16 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे केस में एक चीज़ बदल जाती है। वो क्या, यहाँ पर ये जो सिग्मा पी एक्स होता है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, और ये पाई पी वाई पाई पी जेड वाला नीचे आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सिग्मा पी एक्स के पास हायर एनर्जी होती है इसके कंपेयर में, तो ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनमें जो एनर्जी डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है। अब इसी के बेस पर हम अब बात करेंगे किसके बारे में, बैंड थियरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये बैंड थियरी क्या होती है, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिथियम या कोई, ठीक है, लिथियम या हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो अब ये देखिए कि ये बैंड थियरी होती क्या है। बैंड थियरी ये कहती है यहाँ पर कि अगर यहाँ आप BMO के बहुत सारे ऑर्बिटल लेते हैं, ठीक है, BMO के बहुत सारे ऑर्बिटल आपके पास होते हैं, तो वो मिलकर एक बैंड बना लेते हैं, या ABMO के बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं तो वो भी मिलकर क्या करते हैं, एक बैंड बना लेते हैं। बैंड का मतलब दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। मान लेते हैं हम लिथियम, तो ये सोचिए कि अगर लिथियम है तो लिथियम जो होता है, लिथियम परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, 1s2 एंड 2s1। तो बैंड थियरी ये कहती है कि यहाँ पर जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं निकल करके करते क्या है, वहाँ पर ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेंगे, जब एक साथ आएंगे तो वो बैंड बनाएंगे। अब किस तरह से बैंड बनाएंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लिथियम लिया गया, तो इसमें क्या है, ये लिथियम यहाँ पर एक रख लिया गया, एक लिथियम यहाँ पर रख लिया गया, तो एक ऑर्बिटल इसका यहाँ पर होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, 2s वाला, 2s1 बैलेंस ऑर्बिटल की ओर बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके 2 ऑर्बिटल फॉर्म कर जाएंगे, BMO और ABMO के। तो अब यहाँ पर ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, तो ये आपका BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या बन जाएगा, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये कहा गया कि अगर एक की जगह यहाँ पर 2 लिथियम एटम इस तरह से होते इसमें, तो यहाँ पर ऑर्बिटल भी 2, तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से, मतलब एनर्जी तो सभी की सेम है, जितने भी लिथियम होंगे सभी के 2s1 की एनर्जी सेम होगी। तो एनर्जी सेम है, अगर यही डायग्राम पे सभी को दिखाया जाए तो इस तरह से देखिए, सेकंड लिथियम आया तो सेकंड लिथियम के साथ ये इस तरह से आपका ऑर्बिटल भी सेकंड होगा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल भी सेकंड होगा। अब उसके साथ ये देखिए कि यहाँ पर एक और जो है कि ABMO बन जाएगा, यहाँ पर ABMO, यहाँ पर BMO, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ये खाली। अगर इसी तरह से बहुत सारे लिथियम यहाँ पर ले लिए गए, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लिथियम ले लिए गए, तो हम दिखा देते हैं यहाँ पर लिथियम 1 2 नहीं बहुत सारे ले लिए गए हैं। तो इस तरह से ये जो होंगे बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर
BMO वाले ऑर्बिटल भी एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे और ABMO वाले भी ऑर्बिटल एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर जो BMO वाले ऑर्बिटल बनते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये हम दिखाते हैं कुछ के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, फिल होगा पहले से। ये इलेक्ट्रॉन सभी में फिल है BMO के साथ, जबकि ABMO क्या है, खाली है। तो इस तरह से जब बहुत सारे लिथियम एटम एक साथ आ जाएंगे तो अब ये क्या करते हैं कि इनके BMO वाले ऑर्बिटल जो होते हैं बहुत सारे मिल करके एक बैंड बना लेते हैं और उस बैंड को आप यहाँ पर नाम देते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ठीक है, या इसे V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वैलेंस बैंड बन जाता है। और ठीक ऊपर ABMO वाले जब बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाते हैं तो ये बनाते क्या है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। तो कोई भी आप मेटल लीजिए या कोई सेमीकंडक्टर लीजिए, ठीक है, या कोई इंसुलेटर लीजिए, उसमें हम इन्हीं की बात करेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि वैलेंस बैंड कैसे बना और कंडक्शन बैंड कैसे बना, ठीक है। इसे वैलेंस बैंड क्यों कहा जाता है, इसे कंडक्शन बैंड क्यों कहा जाता है, इसको आगे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि ये बैलेंस बैंड आपका बन जाएगा जो लोअर एनर्जी वाला होगा और सेकंड जो हायर एनर्जी वाला होगा वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा। और इनके बीच जो एनर्जी का गैप होता है इसे आप कहते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन, एनर्जी गैप या फिर एनर्जी गैप, ठीक है। ये जो होता है फॉरबिडन जोन होता है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे, फॉरबिडन जोन कहेंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। जब आपके बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पर मिक्स होते हैं तो ये बैंड बना लेते हैं। अब यहाँ पर यदि BMO वाले बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स हुए तो ये बैलेंस बैंड बना लेंगे और बहुत सारे ABMO वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स हुए तो ये कंडक्शन बैंड बना लेंगे, ठीक है। और इनके बीच कुछ ना कुछ एनर्जी गैप होगा, उससे आप कहेंगे फॉरबिडन जोन। अब इन्हीं तीन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप आगे समझेंगे किसे, यहाँ पर कंडक्टर में कंडक्टिविटी को, इंसुलेटर में कंडक्टिविटी को, ठीक है, और सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी को। तो चलिए आगे हम देखते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो आगे भी अच्छे समझ में आएंगी। तो अब देखते हैं आगे कि ये जो आपके होते हैं कंडक्टर, उसमें क्या होता है। तो कंडक्टर के लिए अगर देखा जाए तो कंडक्टर जो होगा उसमें होता क्या है, कंडक्टर में ये जो बैंड आपका बनता है, ठीक है, इस तरह से दिखा देते हैं कि ये बैंड बन गया, ये बैलेंस बैंड है, ठीक है, बैलेंस बैंड, ये आपका बैलेंस बैंड है। अब ऊपर जो है आपका बना हुआ है कंडक्शन बैंड, यहाँ पर दिखा देते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक, ये कंडक्शन बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ जो ये इनके बीच कंडक्टर में एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन जोन जो होता है ये बहुत ही कम एनर्जी रखता है, ठीक है। मतलब फॉरबिडन जोन क्या करेगा, बहुत कम एनर्जी रखेगा किसी कंडक्टर में। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे फॉरबिडन जोन कहते हैं और ये बहुत ही कम एनर्जी गैप रखता है किसी कंडक्टर में। तो अब देखिए ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी गैप है वेरी लिस्ट या वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, ठीक। अब आप पहले भी ये देख चुके हैं कि ये बैलेंस बैंड जो था इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिल थे, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते हैं। मतलब पहले ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं, पहले इन्हीं में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, अगर बचा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होने के कारण ही इसको बैलेंस बैंड कहा जाता है, ये पहले से फिल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए इसको बैलेंस बैंड कहते हैं। और कंडक्शन बैंड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा ही या इसी के कारण क्या होता है कि कंडक्टिविटी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है, एक इसको फिल करके दिखा लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है। तो अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फिल है तो आगे क्या होगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है बैलेंस बैंड में, तो अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हो जाए, किसी नॉर्मल कंडीशन में सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ से ऊपर वाले बैंड में चले जाए। ठीक है, ऐसा भी होता है किसी कंडक्टर में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये जाते रहते हैं। थोड़ी सी भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे और ये तुरंत क्या करेंगे, इस बैंड से ऊपर वाले बैंड में जाना शुरू कर देंगे। वैसे ही नेक्स्ट ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, कंडक्टिविटी शो होता है किसमें, किसी कंडक्टर में। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात है, आपको यहाँ पर अलग से टेम्परेचर नहीं बढ़ाना या कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये देखिए कि इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं बिल्कुल इनके साथ ये मिले होते हैं किसी कंडक्टर में, और थोड़ी सी भी इनको क्या हो एनर्जी मिले तो ये तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये तुरंत नेक्स्ट कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये देखिए कंडक्शन बैंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कंडक्टिविटी जो होती है इसी बैंड से ही यहाँ पर क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये जो हुआ किसी कंडक्टर में कंडक्टिविटी कि कैसे बैंड थियरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया, कंडक्टर अगर होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कि फ्लो होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कंडक्टर। अब बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे तो कंडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी या घटेगी, कंडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि ये पहले से ही वेल ऑर्डर्ड जो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, अच्छे से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, बट जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी एनर्जी पहले से ही बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें से पहुँचे हुए हैं पहले से ही नॉर्मल कंडीशन पर, अब टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ेगी और ये भागना चाहेंगे ऊपर तेजी से। जब ये ऊपर भागना चाहेंगे तो फर्दर ऊपर इलेक्ट्रॉन पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में जा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि पहले तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो है कि एक तरीके से आप वेल ऑर्डर्ड तरीके से ये जाते रहते हैं, बट जब टेम्परेचर आप अचानक बढ़ाएंगे तो इनका जो ऑर्डर होगा ये बिगड़ जाएगा और तुरंत क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ रिपल्सन में आ जाएंगे, मतलब तेजी से जाएंगे और यहाँ पर इनके साथ रिपल्सन में आएंगे और फर्दर ये क्या करेंगे, नीचे बैंड में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है किसी कंडक्टर में तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये बात हुआ किसी कंडक्टर की। अब बात करेंगे हम सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर में क्या होगा, सेमी कंडक्टर अगर जो है लिया जाए तो सेमी कंडक्टर में होता क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये छोटा होता है लेकिन बहुत छोटा नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर हम दिखा दें इस तरह से तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस छोटा होगा बट बहुत छोटा होगा, ये ठीक नहीं है। मतलब छोटा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे किसी सेमी कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी ये शो करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर जो आपके सेमी कंडक्टर होंगे। अब ये देखा गया कि ज़्यादा अगर कंडक्टिविटी ये शो करता है तो मतलब ये एनर्जी गैप और कम है, बस इतना ही होता है। ये जो आपका होगा फॉरबिडेन जोन जो होगा ये क्या करेगा, कम एनर्जी रखेगा। फॉरबिडेन जोन जो होगा कंटेन स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, स्मॉल एनर्जी गैप, ये स्मॉल एनर्जी गैप रखेगा किसी सेमीकंडक्टर में। बट जबकि पहले आप देख चुके कंडक्टर में क्या था, कंडक्टर में आपने ये देखा कि यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है ये वेरी स्मॉल होता है किसी नॉर्मल कंडीशन में। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर ये फॉरबिडेन जोन यहाँ पर है जो कि वेरी स्मॉल एनर्जी गैप रखेगा, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल एनर्जी गैप रखेगा कोई कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर स्मॉल एनर्जी गैप रखेगा बट इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि थर्ड आता है इंसुलेटर।
तो इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होगा कि नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पर इस एनर्जी गैप के साथ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच ही नहीं पाते। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये आपका बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही नहीं, लार्ज एनर्जी गैप होगा, ये लार्ज एनर्जी गैप। ठीक है, ये आपका लार्ज एनर्जी गैप रखेगा फॉरबिडन जोन किसमें, किसी इंसुलेटर में। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है कि ये कंडक्टर में फॉरबिडन जोन बहुत ही कम एनर्जी गैप रखेगा, किसी सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन जोन उससे कुछ ज़्यादा परंतु छोटा एनर्जी गैप रखेगा, बट किसी इंसुलेटर में ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गैप रखता है। तो अब जब एनर्जी गैप ज़्यादा रखेगा तो नॉर्मल कंडीशन पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर कंडक्टिविटी शो नहीं होगी, यहाँ पर कुछ कम कंडक्टिविटी शो होगी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिविटी शो होगी। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये देखिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ क्यों जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉरबिडन जोन इसके कंपेयर में तो ज़्यादा है ही, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं ऊपर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर पहुँचते भी हैं तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है कि एनर्जी को लॉन्ग मतलब यहाँ पर जंप कर जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि इस एनर्जी गैप को जंप कर जाएंगे, ठीक है, आसानी से, तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। बट इंसुलेटर में ये इतना ज़्यादा एनर्जी गैप हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ही कुछ कंडक्टिविटी शो ये कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ कंडक्टिविटी शो होगा, अदर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से समझाया जा सकता है। ठीक है, और उसके साथ ही टेम्परेचर का क्या इफेक्ट यहाँ पर होता है, इन चीज़ों को भी बताया गया। तो ये होता है आपका बैंड थ्योरी। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा कि ये बैंड थ्योरी क्या होती है। उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है।